Dear students, we are studying about gravitational गुरुत्वाकर्षण। आपको बेटा इस लेसन में बहुत सारी चीज़ें समझाए हैं। हमारे बीच हमारी बहुत प्यारी बिटिया सोनम आई हुई है और इसका काफ़ी का छूटा हुआ है, तो इसलिए थोड़ा सा हम पीछे का चीज़ रिवाइज कर दे रहे हैं। बाकी आप सभी लोग पीछे की वीडियो देख करके कवर कर लिया करिए। कल के क्लास की वीडियो नहीं पढ़ी थी बेटा, परसों तक के क्लास की थी, आज रात में पढ़ गई है कल वाली क्लास की भी, तो अब देखोगे और अच्छे समझ में आएगा। देखो बच्चों, ग्रेविटेशन गुरुत्वाकर्षण के संदर्भ में आपको यह जानना जरूरी है कि हम लोगों को इस लेसन में यह सिखाया गया कि ग्रह मीन्स प्लैनेट और उनकी परिक्रमा करने वाले सैटेलाइट्स उपग्रह क्या होते हैं, कितने हैं और ये किस तरह से परिक्रमा या गति करते हैं। आपको बच्चों हमने समझाया था कि पहली शताब्दी के आसपास, प्रथम शताब्दी में एक यूनानी दार्शनिक थे। यूनानी दार्शनिक का मतलब होता है बेटा, यूनानी दार्शनिक का मतलब है कि एक ऐसे व्यक्ति यूनान के जो औरों की अपेक्षा उस समय ज्यादा ज्ञान रखते थे सबसे, तो यूनानी दार्शनिक थे। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा कि पहली शताब्दी के आसपास, आ जाओ बेटा, प्रथम शताब्दी के आसपास आ जाओ। आप ही लोगों के लिए रिवाइज कर दे रहे हैं, यह जगह बैठो। प्रथम शताब्दी के आसपास एक जो है दार्शनिक थे टालमी, ध्यान से सुनिएगा, एक दार्शनिक थे टालमी साहब, और टालमी ने प्रथम शताब्दी के आसपास साइंटिस्ट दार्शनिक टालमी ने ये ग्रह, सूर्य और उपग्रह के बारे में अपना एक तर्क प्रस्तुत किया। कहा पृथ्वी स्थिर होती है, सूर्य और अन्य सभी ग्रह इसके चारों ओर चक्कर करते रहते हैं। कौन बताया बेटा? टालमी ने यह पॉइंट आउट किया कि अर्थ पृथ्वी हमारी स्थिर होती है, सूर्य और सभी ग्रह इसकी परिक्रमा करते रहते हैं, इसके चारों ओर घूमते रहते हैं। Mr. Talmy, a famous scholar in first century, point out that Earth remains in stationary state, while Sun and all the planets revolving around it. समझ आया बेटा? तो अब जो है ये बात पहली शताब्दी की थी, लोगों को दूर दूर तक किसी भी साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट का ज्ञान नहीं था, जो बातें बता दी जाती थी वही सब थी, वही सब मान लिए। लेकिन बच्चों आपको अपने इंडियन होने पर गर्व होना चाहिए कि पांचवी शताब्दी के आसपास एक प्रसिद्ध भारतीय गणितज्ञ चाचा आर्यभट्ट जी हुए। ही वाज फेमस मैथमेटिशियन, बहुत प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। पता नहीं कौन सा कैलकुलेशन किए, ये गणितीय आकलन के आधार पे इन्होंने सत्यापित किया कि पृथ्वी स्थिर हो ही नहीं सकती। पृथ्वी अपनी धुरी पर रोटेट होती रहती है और साथ साथ सूर्य के चारों ओर चक्कर करती है। मिस्टर आर्यभट्ट, फेमस मैथमेटिशियन नियरली 5th century, pointed out that Earth never remain in stationary state. It is moving around its axis, showing spinning motion, as well as it is revolving around the sun, showing revolving motion. Okay? मतलब सोनम जी ये बताया इस बात को आर्यभट्ट ने, पृथ्वी स्थिर हो ही नहीं सकती। गणना किया, कहा कि पृथ्वी अपनी धुरी के सापेक्ष घूर्णन गति करती रहती है और साथ ही साथ ये सूर्य के चारों ओर परिक्रमा वाली गति भी करती होगी। आर्यभट्ट ने अपने गणित आकलन के आधार पर बताया कि जो ये अपनी धुरी के सापेक्ष स्पिनिंग मोशन घूर्णन गति करती है, इसकी वजह से दिन और रात बनते हैं, और ये जो सूरज चाचा के चारों ओर परिक्रमण गति करती है, इसकी वजह से ऋतुएं बदलती हैं।
ठंडी, जाड़ा, गर्मी, बरसात इस वजह से आते हैं। आर्यभट्ट ने कैलकुलेशन करके 5वीं शताब्दी में ये बातें बताई थी, जबकि दूर दूर तक कोई भी साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स, जहाज और यान वगैरह नहीं थे कि जो है कोई प्रयोग परीक्षण करके निष्कर्ष आए। इनका अपना लॉजिक था, कैलकुलेशन था। और बच्चों, ये जो लॉजिक था, सोचो आज के आधुनिक मानव जो कुछ खोज रहे हैं वो उन्होंने आज के 1500 या 2000 साल पहले खोज लिया था। तो इसी क्रम में अलग अलग व्यक्तियों ने अपना अपना जो है तर्क फेंकना शुरू किया था। हर देश वाले जेके जौन मन का तौने से बक दे, कोई लॉजिक नहीं था, कोई प्रयोग या परीक्षण के आधार पर, ऑब्जर्वेशन या एक्सपेरिमेंट के आधार पर ये सब बातें नहीं थी। फिर उसके बाद हमने समझाया था आपको बेटा सभी को कि 1000 वर्षों पश्चात 15वीं शताब्दी के आसपास, अब जब 15वीं शताब्दी पहुंच गए बेटा, तो इस समय तो दुनिया बहुत डेवलप हो गई होगी, मॉडर्नाइज हो गई होगी, साइंस का अपना एक व्यापक क्षेत्र हो गया होगा और तमाम तरह के वैज्ञानिक हो गए होंगे। तो इस समय में कोई बताएगा नहीं, सुन लो बेटा, इस समय में एक फेमस साइंटिस्ट कॉपरनिकस और इनके सहयोगी वैज्ञानिक, इनके साथ 16-17 वैज्ञानिकों की टीम थी। सभी ने मिलकर, सभी खगोलिक वैज्ञानिक थे, माने ग्रह तारे नक्षत्र के बारे में जानकारी लेते थे, अध्ययन करते थे। तो आर्यभट्ट के तर्क के 1000 वर्षों पश्चात मिस्टर कॉपरनिकस एंड हिज टीम अपने सहयोगी वैज्ञानिकों के साथ तमाम खगोलीय परीक्षण और प्रयोग किए और ये बात प्रायोगिक आधार पर जाने कि सन रिमेन इन स्टेशनरी स्टेट, यह जाने कि सूर्य स्थिर होता है और न केवल पृथ्वी बाकी अन्य ग्रह भी सूर्य से निश्चित कक्षाओं में, निश्चित ऑर्बिट में सूर्य की परिक्रमा करते रहते हैं। और बताए बेटा, कॉपरनिकस और उनके सहयोगी वैज्ञानिकों की टीम ने यह प्रतिपादित किया, मिस्टर कॉपरनिकस एंड हिज असिस्टेंट्स साइंटिस्ट पॉइंटेड आउट दैट sun remains in stationary state, earth as well as all the planets moving around earth in their orbits। तो सूर्य स्थिर होता है, ग्रह और पृथ्वी सभी सूर्य के चारों ओर चक्कर करते रहते हैं और पृथ्वी अपनी धुरी के सापेक्ष चक्कर करते करते चक्कर करती है। मीन्स आर्यभट्ट ने जो तर्क दिया था वह जो है प्रायोगिक आधार पर सत्यापित हो गया, सिद्ध हो गया। वही बात ये लोग सत्यापित किए जो कि आर्यभट्ट बहुत पहले किए थे। ये प्रयोग परीक्षण के द्वारा इस बात को सही साबित किए। और बच्चों, इसी क्रम में काफी वर्षों बाद एक फेमस साइंटिस्ट थे टाइको ब्राहे और इनके सहयोगी वैज्ञानिक की टीम थी। इन्होंने ग्रह और उपग्रह, ये जो गति करते हैं सूर्य वगैरह, इन सब की गति के संदर्भ में बहुत सारे ऑब्जर्वेशन किए, बहुत सारे प्रयोग किए, बहुत सारे प्रेक्षण प्राप्त किए और वो प्रयोग और प्रेक्षण को निष्कर्ष के रूप में बताया गया। लेकिन अफसोस कि टाइको ब्राहे ने ये सारे प्रयोग और प्रेक्षण जो लिया था ये अपने जीवन काल में लोगों को नहीं बता पाए, मर गए। तो इन्हीं के जो है सहयोगी टीम में एक वैज्ञानिक थे केपलर, उन्होंने टाइको ब्राहे द्वारा लिए गए प्रयोग और प्रेक्षण को लोगों को समझाया और निष्कर्ष के तौर पे, कंक्लूजन के तौर में 3 नियम बना करके ये सारी बातें लोगों के सामने प्रस्तुत किए। तो यहां पर ध्यान से देखिएगा, मिस्टर टाइको ब्राहे एंड हिज असिस्टेंट टीम ऑफ साइंटिस्ट take so many observations, so many experiments for the motion of planet and satellites, and in order of this scientist team, Mr. Kepler pointed these observations as conclusion in 3 laws, in the form of 3 laws। नहीं समझे बेटा कि टाइको ब्राहे और उनके सहयोगी वैज्ञानिक की टीम ने ग्रह, उपग्रह और सूर्य की गति के संदर्भ में, ग्रह, उपग्रह और सूर्य के गति के संदर्भ में बहुत सारे प्रयोग किए, बहुत सारे परीक्षण किए और निष्कर्ष के तौर पर केपलर ने उन सारी बातों को 3 नियमों के रूप में प्रस्तुत किया, जिन्हें केपलर के ग्रहों के गति संबंधित नियम कहा जाता है।
और इस लेसन का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है केपलर के ग्रहों के गति संबंधित नियम। तो व्हाट्स आर द लॉज ऑफ केपलर्स प्लैनेटरी मोशन, केपलर के ग्रहों के गति संबंधित नियम क्या है, ये मेन है, ये चीजें मेन नहीं है। तो हम आपको जो है केपलर के ग्रहों के गति संबंधित नियम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। हाँ, बीच में बात नहीं। ग्रहों के गति संबंधित बच्चों हम रिवाइज कर रहे हैं, स्क्वायर सोनम वगैरह ध्यान से देख लो। पढ़ा चुके हैं बेटा जो है उन्हें ऐसा, लेकिन 10-15 मिनट लगे रिवाइज कर रहे हैं। ग्रहों के गति संबंधित केपलर के नियम, टाइको ब्राहे वगैरह को कोई नहीं जानता, ये सब गुमनामी के अंधकार में चले गए। हाँ देखना बेटा, केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन, ग्रहों के गति के संदर्भ में केपलर के नियम। जैसा कि अभी आपने देखा कि फ्रांसो जी, टाइको ब्राहे और उनके सहयोगी वैज्ञानिक की टीम ने ग्रह, उपग्रह और सूर्य के गति के संदर्भ में विभिन्न प्रकार के प्रयोग, प्रेक्षण और निष्कर्ष प्राप्त किए और उन निष्कर्षों के आधार पर 3 नियम प्रस्तुत किए। उन तीनों नियमों को बताने से पहले सोनम जी आपको हम एक बात बताना चाहेंगे बेटा, ध्यान से देखो। जैसे बेटा आप जानते हो कि अगर कोई एक निश्चित बिंदु हो, सभी लोग ध्यान दीजिएगा, अगर ये कोई निश्चित बिंदु हो, इस बिंदु से एक नियत दूरी बना करके आप कोई पथ तय करते हो, तो ये पथ सर्कुलर या वृत्तीय कहलाता है। और इस वृत्तीय पथ का ये जो है सरकमफ्रेंस या परिधि होती है, और यह निश्चित बिंदु उस वृत्तीय पथ का केंद्र या नाभ या फोकस होता है। और पथ और नाभ की दूरी रेडियस या रेडियाई होती है। इसका एरिया या क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला है पाई आर स्क्वायर। और एक लाइन जो कि इसको 2 बराबर बांटों में डिवाइड करती है उसको डायमीटर या व्यास कहते हैं। ये सब आप पढ़े हो, जानते हैं, है ना बेटा? समझ में आ रहा है कि नहीं? किसी निश्चित बिंदु से समान दूरी बनाते हुए बिंदुओं का पथ वृत्त कहलाता है। क्षेत्रफल ये होता है, ये केंद्र होता है, ये सर्कमफ्रेंस होती है, ये डायमीटर होता है, ये रेडियाई होती है। ये सब आप जानते ही हो। तो ये बातें समझ में आई बेटा आपको? इधर क्लियर? तो यहाँ जैसा कि बता रहे थे कि ये जो है डायमीटर है, ये सेंटर है, ये रेडियस है, और जो है ये वृत्तीय पथ पर चक्रण कर रहे हैं। ये सब चीजें आप समझ रहे हो। ऐसे ही बेटा इंटर की मैथ में एक और जो है आकृति आपको दिखेगी, उसी आकृति के बारे में हम आपको कुछ समझाना चाहते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आप सीखोगे। देखो बेटा, अगर कभी कोई पथ इस प्रकार, हालांकि मैथ में परिभाषा दूसरी है, वहां पर आपको बताया जाएगा कि जिसके लिए उत्केंद्रता एसेंट्रिक ई 1 से बड़ी हो वह आकृति जो है एलिप्टिकल या दीर्घवृत्तीय होती है। यहाँ पर हम बता रहे हैं कि अगर जो है कोई 2 छोटे या बड़े वृत्त आपस में जुड़े हों, अंडाकार पथ बना रहे हो, तो ऐसी आकृति को दीर्घवृत्त या इलिप्स कहते हैं। तो यहाँ इस तरह से देखो, अगर ये जो है लगभग सर्कुलर फिगर हो तो इस आकृति को हम दीर्घवृत्त इलिप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? मैथ की बात है, जान लीजिए। ऐसे दीर्घवृत्त या इलिप्स कहते हैं। और ये जो आकृति है, इस आकृति में एक्स अक्ष पर जहां इसका कटान होता है या कटती है, इसको हम दीर्घाक्ष कहते हैं। इसको हम दीर्घाक्ष कहते हैं। इधर क्लियर? और इसके लंबवत जो अक्ष होती है, इसको हम लघु अक्ष कहते हैं। ये दीर्घाक्ष है और ये क्या है? जैसे उसमें डायमीटर था वैसे यहाँ दीर्घाक्ष और लघु अक्ष। आप लोग बेटा इसको बोलोगे मेजर एक्सिस और इसको माइनर एक्सिस। क्या है ये बेटा? फ्रांसो क्या है ये? मेजर एक्सिस। और ये माइनर एक्सिस। इधर क्लियर? मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस।
ये जहां पर कट हुआ ये सेंटर ही है, केंद्र। क्या है बेटा? केंद्र। जैसे वहां केंद्र होता था वह, जैसे वहां पर जो है केंद्र, वैसे यहाँ पर नाभियां या फोकस होती हैं। यहाँ दो केंद्र होते हैं, एक S1 और एक यहाँ। ठीक है, इसको नाभि फर्स्ट मतलब फर्स्ट फोकस और सेकंड फोकस, ये नाभि है। ठीक है, तो S1 S2 दो नाभियां हैं। इस आकृति क्या कहते हैं? दीर्घवृत्त। कौन सी आकृति कहते हैं? दीर्घवृत्त। यहाँ पर देखो कहीं दूरी ज्यादा है परिध की तो कहीं दूरी कम है। ऐसे वृत्त में क्या होता है, जगह बराबर होता है। इस आकृति क्या कहते हैं? एलिप्स। ये एलिप्टिकल पाथ है और इट हैज टू सेंटर्स, टू फोकस, S1 S2। दिस लाइन इज कॉल्ड मेजर एक्सिस, दीर्घाक्ष, और इसकी लंबाई 2a होती है। और ये पूरा जो है माइनर एक्सिस कहलाता है, इसकी लंबाई। और इसका एरिया, अगर क्षेत्रफल जानना हो तो इसका एरिया होता है पाई AB। ठीक है। और बेटा एक और बात, अगर कभी हम इसकी नाभि पर लंब ड्रा कर दे, परपेंडिकुलर पासिंग थ्रू फोकस, तो फोकस से जाने वाला नाभि लंब लेटस रेक्टम क्या कहलाता है? लेटस रेक्टम, नाभि लंब। इसे क्या कहा जाता है बच्चों? नाभि लंब। और इसकी लंबाई होती है 2b²/। क्या होती है लंबाई? ये चीजें हमको जाननी है, ये हम जानते रहे। तो एक बार फिर से बता दे बेटा, ये एलिप्टिकल पाथ दीर्घवृत्ताकार पथ है जिसमें ये लाइन क्या है? दीर्घाक्ष। लंबाई क्या होती है इसकी? 2a। ये लाइन क्या है? माइनर एक्सिस, और इसकी लंबाई क्या है? 2b। तो अब अगर केवल a हो तो क्या होगी? सेमी मेजर एक्सिस माने अर्ध दीर्घाक्ष, और केवल b होगी तो क्या होगी? सेमी माइनर एक्सिस, अर्ध लघु अक्ष। इधर क्लियर? और ये क्या है? लेटस रेक्टम, नाभि लंब, और इसकी वैल्यू याद रखिए कितना होती है? ठीक है, इसे कुछ लोग 2l भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं बेटा? l मतलब b²/है, लेटस रेक्टम। इधर क्लियर बेटा? तो ये चीजें ज्ञात रहेगी, कॉपी पे नोट करें उसको। हाँ बच्चों, केपलर्स लॉज ऑफ मोशन, प्लैनेटरी मोशन, ग्रहों की गति के संदर्भ में केपलर ने कुल 3 नियम दिए हैं। और उनसे बेटा हम इन तीनों नियमों को आपके सामने रखने जा रहे हैं। प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम। आज अच्छे से समझ लो, ठीक है? तो प्रथम नियम, सभी लोग ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट लॉ ऑफ केपलर, प्लैनेटरी मोशन। याद देखिए जरा सभी लोग, और याद हो जाए ऐसा देखिए, ऐसा समझिए। देखो बेटा, केपलर ने तमाम ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट के आधार पे कंक्लूजन के रूप में बताया कि प्रत्येक ग्रह, प्रत्येक प्लैनेट जो भी है, सूर्य से एक निश्चित दूरी बनाकर सूर्य की परिक्रमा दीर्घवृत्ताकार पथ पर करते हैं, और सूर्य जो है उस दीर्घवृत्तीय पथ के किसी एक नाभि पर होता है। Each planet moves around the sun, but in a long elliptical path, and sun remain at any one foci of that path. समझ में आया बेटा? तो यहां देखो जरा, इधर नियम को चित्र में प्रदर्शित कर रहे हैं कि अगर जो है ये कोई ग्रह है, प्लैनेट, क्या है तो ना, और ये जो है कैसे पथ पर चक्कर कर रहा है? दीर्घवृत्ताकार, वृत्ताकार नहीं, दीर्घवृत्ताकार, एलिप्टिकल। ऐसे ग्रह सूर्य के चारों ओर या सूर्य की परिक्रमा दीर्घवृत्तीय पथ पर करता है, और सूर्य उस दीर्घवृत्तीय पथ कि किसी एक नाभि पर स्थित होता है। यहाँ 2 नाभियां हैं इस पथ पे, एक यहाँ एक यहाँ, तो या तो सूर्य यहाँ रहेगा या तो सूर्य यहाँ। तो एक नाभि पर सिचुएटेड होता है अपना चच्चा सूरज। इधर क्लियर? ये फर्स्ट लॉ है, फिगर में फर्स्ट लॉ बना हुआ है, समझ आया बेटा? तो प्रत्येक ग्रह सूर्य की परिक्रमा दीर्घवृत्ताकार पथ पर करते हैं।
सूर्य उस दीर्घवृत्तीय पथ की किसी एक नाभि पर स्थित होता है। इधर क्लियर बेटा, यहाँ देखो सूर्य उस दीर्घवृत्तीय पथ की किसी एक नाभि पर सेंटर्ड है ना। ईच प्लैनेट moves around the sun in a long elliptical path and sun remains in one foci of that path। क्लियर बेटा, ठीक है, समझ में आया बेटा। सूर्य की परिक्रमा प्रत्येक ग्रह दीर्घवृत्ताकार पथ पर करते हैं और सूर्य उस दीर्घवृत्तीय पथ की किसी एक नाभि पर। समझ में आ गया बेटा, ठीक है, समझ में आ गया। दूसरा देखो जरा उन्नीसा बेटा, द्वितीय नियम, सेकंड लॉ। आप लोग बेटा वीडियो पास करके डेफिनेशन बोले हैं, लिख लोगे तो परिभाषा बन जाएगी। जो लोग नहीं आए थे कल परसों उनके लिए करेंगे इसको बता दो। हाँ यहाँ देखो जरा, ये क्या है, पाथ है, इलेक्ट्रिकल दीर्घवृत्ताकार पाथ है और इस पाथ पर जो है हमें पता है कि एक जगह सूर्य होगा किसी एक फोकस पर। तो यहां जैसे सूर्य है, ऐसा सूर्य है, कोई डाउट। और ग्रह इसकी क्या कर रहा है, ऐसा हमने जान लिया। तो यहां दूसरा नियम इन्होंने ये बताया कि जब सूर्य की परिक्रमा ग्रह करते हैं तो सेम टाइम में सेम एरिया कवर करते हैं। मतलब जैसे ये स्थान P हो और हम ग्रह को कहें ए बेटा ग्रह चलो चक्कर करो सूरज का, आधा घंटे तक चलो करो, तो यहां से ये चलते चलते यहां आ गए, कितनी देर में, आधा घंटे में। तो ये इतना एरिया कवर किए कि नहीं, ये इतना एरिया कवर कर लिए। फिर मेरा मूड सन का तो दूरी रहन चले हमें, कहीं तू यह कहती चला आधा घंटा चल के दिखाओ तो ग्रह यहाँ एम से एन तक मान लो आधा घंटा में पहुंचा, तो ये इतना एरिया कवर किया कि नहीं, ये वाला। सूर्य की परिक्रमा करता हुआ ग्रह आधा घंटा में इधर इतना एरिया कवर करता है, इतना क्षेत्रफल, और आधा घंटे में इधर इतना एरिया कवर करता है, इतना क्षेत्रफल। आप देखोगे कि जितना क्षेत्रफल ये रहेगा उतना क्षेत्रफल ये भी आएगा। मतलब आपको क्या समझ में आया कि सूर्य की परिक्रमा करते हुए ग्रहों द्वारा सेम टाइम में सेम एरिया कवर्ड होता है। सूर्य की परिक्रमा करते हुए ग्रहों द्वारा समान समय में समान क्षेत्रफल तय होता है। ड्यूरिंग रिवॉल्विंग मोशन अराउंड द सन ईच प्लैनेट कवर्ड सेम एरिया बट इन सेम टाइम। नहीं समझे बेटे, समान समय में सेम टाइम में ग्रह समान क्षेत्रफल तय करते हैं। जब यहाँ दूर है तो इनकी स्पीड कम है, थोड़ी दूर आप आए क्षेत्रफल इतना कवर किए, लेकिन जब सूर्य के पास है तो यहाँ जो है तेज स्पीड होती है, तेज चलिए तो यहाँ पर क्षेत्रफल उतना फिर हो गया। इसी को शॉर्टकट में बोला जाता है क्षेत्रफलीय चाल, एरियल वेलोसिटी। ऐसे वी एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। ग्रहों की क्षेत्रफलीय चाल नियत होती है, कांस्टेंट होती है। मतलब इतना लंबा बोलने बजाय इतना बोल दो तो भी दूसरा नियम हो गया। तो एक बार हम फिर से, पहला नियम, प्रत्येक ग्रह सूर्य की परिक्रमा दीर्घवृत्ताकार पथ पर करते हैं और सूर्य उस पथ की किसी एक नाभि पर। इधर क्लियर। और दूसरा क्या बताया बेटा कि सूर्य की परिक्रमा करते हुए ग्रहों द्वारा समान समय में समान क्षेत्रफल तय होता है, अर्थात उसकी क्षेत्रफलीय चाल। प्रांशु जी, ड्यूरिंग रिवॉल्विंग मोशन अराउंड द सन ईच प्लैनेट ट्रेवल सेम एरिया इन सेम टाइम। इन अदर वर्ड इट्स एरियल वेलोसिटी रिमेन कांस्टेंट। समझ आया? बोलो हाँ सर। अच्छा ठीक। तो तृतीय नियम कौन सा नियम बेटा? 19 बेटा, थर्ड लॉ। बताए बेटा, तृतीय नियम,
जैसे सूर्य की परिक्रमा कौन कर रहा है? तो एक चक्कर जितने टाइम में लगता है उसे टाइम पीरियड या परिक्रमण काल कहते हैं, एक चक्कर लगाने का समय। तो सूर्य की परिक्रमा करते हुए ग्रहों द्वारा तय परिक्रमण काल टाइम पीरियड का स्क्वायर और ये इस दीर्घवृत्तीय पथ की जो अर्ध दीर्घात थी ये उसके तृतीय घात के समानुपाती होता है। हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोला। सूर्य की परिक्रमा करते हुए ग्रहों के परिक्रमण काल का वर्ग ग्रह द्वारा तय दीर्घवृत्तीय पथ की अर्ध दीर्घात के तृतीय घात के समानुपाती होता है। आप लोग को बच्चा मैं लेसन जब खत्म हो जाता है तो नोट्स भी भेज देता हूँ। आप लोग जानते ही हो कितनी मेहनत करता हूँ, वीडियो भी बनाता हूँ कि घर पे बैठ कर देख लो, रिवाइज हो जाए लेसन। नोट्स भी भेजता हूँ लेसन वाइज, सब चैप्टर की खत्म हो जाते भेज देता हूँ। तो जैसे कुछ छोटा उठा रहा करें तो उससे देख के भी लिख लिया करूँ। तो यहाँ देखिए जरा, मेहनत बहुत करता हूँ विजेता। तो इसको अंग्रेजी में विजेता तिवारी बता रही है, ये टैलेंटेड है। देखिए, ड्यूरिंग रिवॉल्विंग मोशन square of the time period of the planet is directly proportional to the third power of semi major axis of that elliptical path। नहीं समझ में आया बेटा? बड़ा फोन आ जाएगा। क्या बताया बेटा? स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड traveled by planets is directly proportional to the 3 power of semi major axis of that elliptical path। इधर क्लियर बेटा? तो ग्रहों की गति के दौरान परिक्रमण काल का वर्ग उनके द्वारा तय दीर्घवृत्तीय पथ की अर्ध दीर्घात के तृतीय घात के समानुपाती होता है। इधर क्लियर? तो इस तरह से हमने विजेता और सेजल के साथ ये समझ लिया कि दीज आर द 3 लॉज ऑफ केपलर्स प्लेनेटरी मोशन। समझ में आ गया बेटा? कोई डाउट किसी को? तीनों नियम याद हो जाएगा कि नहीं? कहे तो नहीं याद होगा। केपलर के नियमों से न्यूटन के निष्कर्ष। फ्रांसो हेडिंग जाने चला। अब फेयर कॉपी जो बच्चा नहीं बनाएगा वो कभी उसको कुछ भी फिजिक्स नहीं आएगी। तो ये सब लिखा पढ़ा करो घर पे, पर डे का पर डे। तो हमको क्या, हम तो pढ़ा के आगे बढ़ जाएंगे बेटा। जब जिस लेसन में खूब मत समझाते रहते हैं एक एक हेडिंग। तो कंक्लूजन ऑफ न्यूटन, obtained from Kepler's laws of motion। ओके बेटा, बहुत मजेदार चीज है विजेता, अगर तुम समझ जाओगी तो अच्छा लगेगा। इधर देखो, जो केपलर ने नियम बनाए, तीनों नियम मेरे माइंड में है। ग्रह सूर्य की परिक्रमा दीर्घवृत्ताकार पथ पर करते हैं, सूर्य किसी एक नाभि पर होता है। दूसरा, परिक्रमा के दौरान उनकी क्षेत्रफलीय चाल नियत होती है। तीसरा, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल लेके क्या करके इसमें बोलते ही शॉर्टकट में है ना। तो इन तीनों नियमों को दिमाग में फिट किया न्यूटन चाचा ने और कहा कि जैसे मान लो कोई एक ग्रह हो या मास का, सूर्य से कुछ दूरी और दूरी बना के और सूर्य की परिक्रमा कर रहा हो। न्यूटन ने यह सपोज किया कि जो ये इलेक्ट्रिकल पाथ होगा, दीर्घवृत्तीय पथ, ये नियरली सर्कुलर पाथ होता है, लगभग वृत्तीय पथ होता है। और बच्चों, अगर आप लोग कभी किसी जमाने में किसी के द्वारा वृत्तिगत सर्कुलर मोशन वाला चैप्टर पढ़े हो तो एक बात वहां पर बताई जाती है, जो लोग नहीं पढ़े हो जान लो मेरे द्वारा, कि अगर कोई वस्तु सर्कुलर पाथ पर वृत्तीय पथ पर वृत्ति गति करती है तो उसको अपनी गति को बनाए रखने के लिए एक स्पेशल बल की रिक्वायर्ड होती है, जिसे अभिकेंद्र बल कहते हैं, जो केंद्र की ओर लगा होता है। इन अंग्रेजी में बात करें, देयर विल बी रिक्वायर्ड ऑफ अ स्पेशल टाइप ऑफ फोर्स फॉर सर्कुलर मोशन ऑफ बॉडीज। नहीं समझे?
किसी बॉडी के, किसी पार्टिकल के सर्कुलर मोशन को कंप्लीट करने के लिए एक स्पेशल बल की रिक्वायरमेंट होती है, and the direction of that force remains always towards the center and hence it is called centripetal force. मान ली नगरे जी क्या बता रहे थे कि एक जो वस्तु है जो वृत्तीय पथ पर गति करती है उसको एक स्पेशल टाइप के बल की रिक्वायर्ड होती है और वो बल हमेशा केंद्र की ओर लगा होता है और इसीलिए उसे अभिकेंद्र बल कहा जाता है। और दिमाग में फिट करो स्क्वायर जी कि अभिकेंद्र बल यह बराबर m इंटू वी स्क्वायर अपान आर होता है, इसकी वैल्यू होती है। द वैल्यू ऑफ सेंटीमीटर फोर्स इज m v स्क्वायर अपान आर। व्हाट इज m? द मास ऑफ पार्टिकल। व्हाट इज v? वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। व्हाट इज r? रेडियस ऑफ दैट पाथ। m उस जो है कण का द्रव्यमान है, v उस कण का चलने वाला वेग है, r उस पथ की त्रिज्या है जिस पर वो चल रहा है। ओके तो जो पहला नियम था केपलर का कि ग्रह सूर्य की परिक्रमा दीर्घ वृत्ताकार पथ पर कहते हैं, न्यूटन कहे कि भैया दीर्घ वृत्तीय पथ माने लगभग वृत्तीय पथ, नियर अबाउट वृत्तीय, नियर अबाउट सर्कुलर। तो मान लिए कि माना कोई एक ग्रह है या द्रव्यमान का, सूरज से r दूरी बनाकर b वेग से सूर्य की परिक्रमा कर रहा है। कौन माना ये? माना यम द्रव्यमान का, ध्यान से देखो जरा हमेशा, एक ग्रह, देखो आज डेरिवेशन बहुत सारा बताऊंगा, यम द्रव्यमान का एक ग्रह सूर्य की परिक्रमा v वेग से r त्रिज्या की कक्षा में कर रहा है। विजेता बेटा अंग्रेजी में लिख लो इसको। Let us suppose that a planet of mass m is moving around sun with velocity v and in a radius of r, orbit of radius r. Okay, ये हमारा सन है, इससे r दूरी पर कोई एक ग्रह है और ये इसकी क्या कर रहा है? कैसे पथ पर कर रहा है? नो, लगभग सर्कुलर, हाँ, वेलोसिटी। तो न्यूटनवा ने माना कि कोई ग्रह सूर्य की परिक्रमा v वेग से r त्रिज्या की कक्षा में कर रहे हैं और इसका पथ लगभग वृत्तीय है, तो इसको अपनी वृत्तीय गति को बनाए रखने के लिए बल चाहिए ना। कैसा बल? अभिकेंद्र बल। सूत्र क्या होगा उसका? इसलिए ग्रह की वृत्तीय गति है तो माने कैसी गति बेटा? सर्कुलर मोशन। आवश्यक सेंटीमीटल फोर्स, आवश्यक अभिकेंद्र बल, सेंटीमीटल फोर्स। देखो बेटा वीडियो देखोगे तो उसमें अंग्रेजी में जो बोल रहे हैं वो सब लिख लोगे। सेंटीमीटल फोर्स F इक्वल क्या होगा? m v स्क्वायर अपान। ओके, समझ है? लेकिन यहां v बराबर, v क्या है? चाल। चाल बराबर दूरी पर समय, एक चक्कर चलने में तय दूरी अपान एक चक्कर तय करने में लगा समय। टोटल डिस्टेंस ट्रेवलिंग इन वन रिवॉल्यूशन एंड टाइम टेकन इन वन रिवॉल्यूशन। दूरी बटा समय, यही तो होता है डिस्टेंस अपन टाइम। एक चक्कर में तय दूरी, एक चक्कर में लगा समय। सेकंड बेटा तुम तो पहले जानकार थी, अगर सर्कुलर मोशन कोई पार्टिकल करता है तो पूरा एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में वो सर्कमफ्रेंस के बराबर डिस्टेंस कवर करता है। कोई भी कण वृत्तीय पथ पर चक्कर करने के दौरान परिधि के बराबर दूरी तय करता है 2 पाई r, और समय जो होता है वो टाइम पीरियड होता है। पुट कर दे कहाँ? तो F इक्वल m अपान r उन्हें सर v स्क्वायर जगह। गुड, एनी डाउट? m अपान r 4 पाई स्क्वायर r स्क्वायर t स्क्वायर। एनी डाउट? प्यारे बच्चों, टी स्क्वायर के बारे में जानो।
आपको केपलस लॉज से लेकर चल रहे हैं ये, तो वहां केपलर लॉज बताया था टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल, ये क्या था, वह सूर्य से वृत्त की दूरी, यहाँ आर है, यहाँ आर है, तो टी स्क्वायर इक्वल पुट कर दे बेटा, जहाँ टी स्क्वायर में क्या राइट कर दे, टी स्क्वायर डायरेक्टली क्या की हो बेटा, सॉल्व करो, 4 पाई स्क्वायर कांस्टेंट पद है अपान के इंटू एम, देखो ऊपर आर स्क्वायर नीचे 3 और 1 4 है, तो डिवाइड करोगे तो 2 बचेगी, तो ये देखो यहां पर आ गया एफ इक्वल 4 पाई स्क्वायर अपान के, जो कि पूरा पूरा कांस्टेंट है, एम अपान, आपको पता है बेटा फिजिक्स पढ़ते हो, बराबर और कांस्टेंट तब लगता है जबकि प्रोपोर्शनल का सिंबल है, और इससे ये पता लगी न्यूटन चाचा को यह प्रोपोर्शनल एम प्रोपोर्शनल 1 अपान आर स्क्वायर, ये है न्यूटन का कंक्लूजन। तो न्यूटन ने ये पॉइंट आउट किया इसी डेरिवेशन के साथ कि व्हेन एनी प्लैनेट मूव्स अराउंड सन देन टोटल फोर्स रिक्वायर्ड फॉर इट्स मोशन always be directly proportional to the mass of that planet and inversely proportional to the square of radius of the planet। नहीं समझ में है? ये पता लग गई कि प्रत्येक ग्रह अगर सूर्य की परिक्रमा करते हैं तो उनको अपनी गति को बनाए रखने के लिए आवश्यक बल जो भी होता है वो उसके द्रव्यमान पर डिपेंड करता है, द्रव्यमान के समानुपाती होता है ग्रह के, और दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जो बच्चे कल परसों नहीं आए थे उनके लिए पूरा पूरा चैप्टर रिवाइज कर दिया मैंने, यहीं तक पढ़ाए हैं। और एक बात उनके लिए एक अपने आप कष्ट वाले काम है कि एक कल परसों वाला टॉपिक जो है लिखोगे, लिखना ही देंगे हम आपके हिस्से का, आपको लिखना रहेगा, तो लिख करके लेसन में आप बराबर आ जाइएगा और प्रांशु की तरफ। तो भाई न्यूटन ने यह प्रतिपादित किया या ये कंक्लूजन दिया बेटा कि ग्रह सूर्य की परिक्रमा जब करते हैं तो उनको अपनी गति को पूर्ण करने के लिए जो बल चाहिए होता है वो उनके द्रव्यमान पर डिपेंड करता है और उस पथ की त्रिज्या पे भी डिपेंड करता है। उनकी गति के लिए आवश्यक बल उनके द्रव्यमान के प्रोपोर्शनल होता है, दूरी के वर्ग के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इज इट क्लियर? उसके बाद न्यूटन ने बहुत सारा प्रयोग किया, कई ग्रह और सूर्य के लिए प्रयोग किया, तो पाया कि हर ग्रह और सूर्य के लिए बात सच है। फिर उसके बाद उन्होंने दुनिया में उपस्थित कहीं दो पिंडों के बीच के लिए ये बात कहा जब जरूरी बात है सूरज और ग्रह भी नहीं बात रहा है, कौन और पिंड रहता हो। तो न्यूटन ने बहुत सारा ऑब्जर्वेशन, बहुत सारा प्रयोग प्रेक्षण किया, तो ये पाया कि ये सारी बातें केवल ग्रह और सूर्य के लिए ही सत्य नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड में इन द यूनिवर्स कहीं कोई दो पिंड यदि रखे जाएं तो पहली बात तो है कि वे दोनों एक दूसरे को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं, और ब्रह्मांड में कहीं भी स्थित कोई दो पिंड एक दूसरे को अपनी ओर जितने बल से अट्रैक्ट करते हैं उसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, और वह बल हमेशा उनके द्रव्यमान पर डिपेंड करता है और उनके बीच की दूरी पर डिपेंड करता है। ऐसे ही तो न्यूटन ने फिर अपना इसी के आधार पे प्रश्नल नियम निकाला, जिसे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ ऑफ न्यूटन, न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम कहते हैं। बात समझ में आई बेटा कि न्यूटन ने इस आधार पे यह बताया कि यह बात ग्रहों को गति के बनाए रखने के लिए आवश्यक बल द्रव्यमान पर समानुपाती, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। ये बात केवल ग्रह और सूर्य के लिए ही नहीं लागू होती, बल्कि ब्रह्मांड में जल थल आकाश कहीं कोई दो पिंड हो तो वे एक दूसरे को पहली बात तो अपनी ओर क्या करते हैं, और उनके बीच जो ये आकर्षण बल है उसको क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। ऑल द टू पार्टिकल्स situated in universe always attract towards itself and the attraction force is called gravitational force। और ग्रेविटेशनल फोर्स इसी तरह से होता है, माने ग्रेविटेशनल फोर्स उनके मास के प्रोपोर्शनल,
डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ऐसा न्यूटन ने बताया। और वो जो न्यूटन ने बताया उसे हम जो है न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम कहते हैं। तो चलिए वहां पहुंच गए हम लोग, तो ध्यान दीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा और समझने का प्रयास करिएगा। और उलेसा बेटा अब चीजें नई भी मिलेंगी, जान ही रहे हो ना। हाँ देखिए जरा, न्यूटन का बात करने के बजाय यहाँ बोर्ड पर देखते रहो बेटा। न्यूटन का सार्वत्रिक, सार्वत्रिक मतलब यूनिवर्स गुरुत्वाकर्षण नियम, माने जो हर जगह लागू हो। फ्रांसो तुम हेडिंग तक भी नहीं डाल रहे हो, नोट कर रहे हो। अब कल की डेट में हम काफी तुम्हारी अगर चेक न किए फरवरी में, कल देख लेना तुम। मैं जो हाथी को चौका जाता है हम खुद वही लेके बैठूंगा। तो यहां देखिए जरा, वैज्ञानिक न्यूटन, ध्यान सुनो, वैज्ञानिक न्यूटन ने 1386 ईस्वी के आसपास ये प्राप्त किया, हाँ वही, ये प्राप्त 16वीं शताब्दी में ही 1686 ईस्वी के आसपास ये प्राप्त किया कि ब्रह्मांड में स्थित कोई भी दो पिंड सदैव एक दूसरे को अपनी ओर उनके बीच का ये जो बल है उसे क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण। Any two particle, Sejal, any two particle situated in the universe always attracts each one, always attracts each one, and the attraction force between them is called gravitational force. According to Mr. Newton, gravitational force working in between them always be directly proportional to the mass of product of their masses and inversely proportional to the square of middle gravity, and its direction remain and along the direction of line joining them. मतलब ब्रह्मांड में कहीं कोई दो पिंड हो, एक दूसरे को क्या कहते हैं, अपनी ओर, और उनके बीच जो बल लगता है उसे क्या कहते हैं। अब देखो जरा, अगर यहाँ पर एक पिंड m1 किलो का हो और इससे r दूरी पर दूसरा पिंड m2 किलो का हो, कितने किलो का है बेटा, तो न्यूटन के हिसाब से इन दोनों पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल इन पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती और इनकी बीच की दूरी के वर्ग के, और इस बल की दिशा इन दोनों पिंडों को जोड़ने वाली रेखा के अनुदित, इधर या इधर, ऐसे इसको इकट्ठा कर दो, यह प्रोपोर्शनल m1 m2 अपान r स्क्वायर। प्रोपोर्शनल सिंबल हटता है तो बराबर और कोई कांस्टेंट आ जाता है। ये न्यूटन का सूत्र कहलाता है। यहाँ जी क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, गुरुत्वाकर्षण नियतांक। इसकी वैल्यू यहां से निकालो तो जी बराबर एक मल्टीप्लाई कर दो, f स्क्वायर अपान m1 m2। इस फार्मूले से हम यूनिट निकाल सकते हैं इसकी, ऊपर f की यूनिट, r की यूनिट मीटर, नीचे मास किलोग्राम, तो इसकी यूनिट क्या आ गई, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। इसका डायमेंशन फार्मूला भी निकाल सकते हैं, क्या होगा, ऊपर बल का जो है डायमेंशन फार्मूला m/3 और डिस्टेंस का m1 m2 का, साथ करें बेटा, ये कट गया m-1 L1 और 2, और इसकी वैल्यू 6.67 × 10⁻⁻11 साइंटिस्टों ने निकाली है तमाम प्रैक्टिकल करके, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। इसकी डेफिनेशन बना सकते हो वैसा बेटा, सिंस g इक्वल f/r स्क्वायर अपान m1 m2, यही है ना। डेफिनेशन बनाने के लिए m1 m2 को अगर एक मान लें, इफ
आर को भी एक मान ले, देन जी विल बी, जी के वैल्यू क्या हो जाएगी? तो डेफिनेशन कैसे बनाओगे? एकांक द्रव्यमान वाले पिंड एकांक दूरी पर स्थित हो तो उनके बीच जो भी गुरुत्वाकर्षण बल लगता है वही गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहलाता है। मैंने अंग्रेजी में कैसे बोलोगे और हिंदी में कैसे बोलोगे? इकाई दूरी पर स्थित एकांक द्रव्यमान वाले पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल ही गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहलाता है। सीजल बेटा कैसे बोलोगे? टोटल ग्रेविटेशनल फोर्स वर्किंग इन बिटवीन यूनिट masses situated at unit distance is called gravitational constant। नहीं समझे बेटा? मुझे क्या बोले? टोटल ग्रेविटेशनल फोर्स वर्किंग इन बिटवीन यूनिट masses situated at unit distance, इट्स कॉल्ड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो इकाई दूरी पर स्थित इकाई द्रव्यमानों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहलाता है, जिसका मान 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर होती है, जिसका यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, जिसका जो है बेबी सूत्र डायमेंशनल फार्मूला m-1 L 3t-2। एनी डाउट टू एनीबॉडी? समझ में नहीं आया बेटा? परिभाषा भी बन गई। तो यहाँ एक बार जो है ध्यान देने योग्य है कि न्यूटन का नियम क्या है, एक बार फिर से बता दें। न्यूटन ने यह बताया कि ब्रह्मांड में स्थित किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल उन पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती, उनके बीच की दूरी के वर्ग के बीच अनुपाती और इस बल की दिशा दोनों पिंडों को जोड़ने वाली रेखा के अनुदिश होती है। यदि दो पिंड m1 और m2 द्रव्यमान के r दूरी पर रखे हों तो उनके बीच लगने वाला बल F प्रोपोर्शनल m1 m2 प्रोपोर्शनल 1/r², माने F बराबर g m1 m2 बटे r²। गुरुत्वाकर्षण नियतांक g है यहाँ, जिसका मान स्थान, ताप, दाब, आर्द्रता पर निर्भर नहीं करता है। ये कांस्टेंट पद है। अच्छा, कल हमने बेटा इस गुरुत्वाकर्षण बल की खासियत बताई थी। पहली बात कि यह बल हमेशा आकर्षण प्रकृति का होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स नेचर इज ऑलवेज अट्रैक्शन, इट रिमेन्स कांस्टेंट एट द चेंज ऑफ मीडियम। माध्यम बदलने पर अपरिवर्तित रहता है, इसका मन नहीं बदलता। ताप बदलने पर भी नहीं बदलता, स्थान बदलने पर भी नहीं बदलता, आर्द्रता बदलने पर नहीं बदलता। माने ये जो बल है आकर्षण प्रकृति का होता है, अट्रैक्शन नेचर का। ताप, दाब, स्थान इन पर डिपेंड और ये बल मूल बल है, नेचुरल फोर्स, फंडामेंटल फोर्स है। और ये जो बल है सेंट्रल फोर्स कहलाता है। कौन सा बल? केंद्रीय बल। जब जो है दो बिंदुओं के बीच बल लगता है तो उसे केंद्रीय बल कहते हैं। और केंद्रीय बल कंजर्टिव फोर्सेज होते हैं, ये संरक्षी बल है, कंजर्टिव फोर्स है। क्या क्या खासियत हुई बताओ? पहला अट्रैक्शन नेचर हो, दूसरा ताप बदलने पर नहीं बदलता, दाब बदलने पर नहीं बदलता, स्थान बदलने पर नहीं बदलता, आर्द्रता ह्यूमिडिटी बदलने पर नहीं बदलती। और ये जो है कैसा बल है? सेंट्रल फोर्स, केंद्रीय बल। कैसा नेचर है इसका? कंजर्वेटिव नेचर है। इधर क्लियर बेटा? बात समझ में? फंडामेंटल फोर्स भी है, हमारी फिजिक्स का मूल बल है। फिजिक्स में चार बल माने जाते हैं, एक ही है। ठीक, इतना समझ में आया बेटा? तो ये गुरुत्वाकर्षण नियतांक की परिभाषा बता लोगे? कैसे बनाया बेटा नियतांक की परिभाषा? दूरी पर स्थित एकांक द्रव्यमानों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहलाता है। ये सारी चीजें हमने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया, लिख दिया, बता दिया। अब बच्चों इस लेसन की बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग, गुरुत्वीय त्वरण जी और गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी में संबंध। ठीक है, तो गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है? उन्हें सब बेटा बहुत बढ़िया चीज बता रहे हैं, जान लो ध्यान से। अगर कोई वस्तु पृथ्वी के कांटेक्ट में गति करती है, माने अगर कोई वस्तु पृथ्वी की ओर गिर रही हो या पृथ्वी से ऊपर की ओर फेंकी जा रही हो, इफ एनी पार्टिकल इज इन मोशन डाउनवर्ड टू द अर्थ और अपवर्ड इन अलोंग द अर्थ, है ना, तो उस पर जो भी त्वरण काम करता है उसी त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। मतलब एकदम साथ में बोले, पृथ्वी या गुरुत्व के अंतर्गत गतिमान वस्तुओं पर कार्यरत त्वरण गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है। When a particle
is in the motion in contact of earth, then the acceleration of that particle is known as gravitational acceleration। ठीक है। एक और बात, आप बचपन में पढ़े हो कि दुनिया में प्रत्येक वस्तु को, शिवांशु जी, दुनिया में प्रत्येक वस्तु को पृथ्वी अपनी ओर खींचती है। अर्थ अट्रैक्ट ईच वन टूवर्ड्स इटसेल्फ। पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर क्या करती है? जिस बल से खींचती है उसे गुरुत्वीय बल या वस्तु का भार कहा जाता है। और उनेसा जी, वस्तु का भार W बराबर क्या होता है? mg होता है कि नहीं? अब अगर बेटा m बराबर 1 कर दो तब W बराबर माने गुरुत्वीय त्वरण किसके बराबर आ गया? भार के बराबर। कब? जब वस्तु क्या हो तो एकांक हो, यूनिट हो। माने एकांक द्रव्यमान की वस्तु का भार गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है। नहीं समझ में आया? गुरुत्वीय त्वरण परिभाषा कैसी हो गई? 2, एकांक द्रव्यमान की वस्तुओं पर लगने वाला पृथ्वी का बल या एकांक द्रव्यमान की वस्तुओं का भार गुरुत्वीय त्वरण के समान होता है। दूसरा क्या बताया उन्हें बेटा? पृथ्वी के अंतर्गत गतिमान वस्तुओं पर कार्यरत त्वरण गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, जी से लिखा जाता है। और इस जी का मान स्थान बदलने पर बदल जाता है। क्यों? अभी देखेंगे हम लोग, अभी देखेंगे कि जी का मान इस पर डिपेंड करता है। अभी बताऊंगा पृथ्वी के घूर्णन पर जी का मान निर्भर करता है, क्योंकि पृथ्वी घूम रही है इसलिए गुरुत्वीय त्वरण का मान कम ज्यादा होता है। और पृथ्वी के आकार त्रिज्या अलग अलग जगह अलग होती है, इस कारण भी अलग अलग स्थानों पर गुरुत्वीय त्वरण अलग अलग होता है। अभी बताऊंगा, लेकिन पहले जान लो जरा, इधर गुरुत्वीय त्वरण का मान 9.81 MKS सिस्टम में होता है, 981 CGS सिस्टम में। और कभी कोई लोग नहीं जानते हो 32 फुट पर सेकंड स्क्वायर या PS सिस्टम में होता है। जी का मान क्या क्या होता है? 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 981 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, 32 फुट पर सेकंड स्क्वायर। यह PS सिस्टम में है, ये CGS में है, ये MKS। इधर क्लियर? समझ आया बेटा? ये नहीं जानते रहोगे, ये दोनों जानते होंगे। और जरूरी नहीं है किसी बुक में लिखा पाओ, ये भी जान लो, ये अर्जुन सर बता देते कभी कभी काम की बातें। ठीक है ना? तो बात समझ में आई कि नहीं बेटा? उनेसा बेटा बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग, बचपन में आप पढ़े हैं, अब यहाँ पर देखा। और इस लेसन में अब सब चीजें इंपॉर्टेंट हो जा रही हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे, इंपॉर्टेंट हो जा रही है। इन 2-3 दिन छुट्टियों में प्रयास करो कि लेसन तो खत्म ही हो जाए, ग्रह उपग्रह वाला। फिजिक्स का कोर्स बहुत बड़ा है बेटा, सेकंड पेपर में बहुत लेसन है। तो और लोग क्या करते हैं कि जनवरी फरवरी से 12th पेपर पढ़ाने लगते हैं, तो जब बच्चा रहता है कहते हैं आगे पढ़ाएंगे, कभी पढ़ाया नहीं जाता, छूट जाता है। और आप भोगो कहाँ? कंपटीशन में जो लेसन नहीं पढ़े रहोगे वहीं पर झेल जाओगे। तो इसलिए प्रयास करो कि अर्जुन सर पढ़ा दें। इधर देखो, गुरुत्वीय त्वरण मतलब कौन लेटर? वह। और अब जो बताने जा रहे हैं हर स्कूल के बच्चे ध्यान देना, इंपॉर्टेंट है। रिलेशन इन बिटवीन जी एंड जी, अंग्रेजी में लिख लोगे ना, लिखना है प्रांशु, रिलेशन इन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। चले देखो, कोई दिक्कत समझ आ रहा है? यहां पर देखो जरा सभी बच्चे, देवेश ये क्या बना रहे हैं? इलेक्ट्रिकल पाथ नहीं, ये हमने पृथ्वी बनाया है, पृथ्वी अर्थ। और अर्थ ऐसे तो सेप होगा, अर्थ का सेप ऐसे ही तो होता है, इलेक्ट्रिकल अंडाकार होती है ना पृथ्वी। तो यहाँ ये जो है पृथ्वी का शेप बनाए हैं और ये पृथ्वी का केंद्र है। और पृथ्वी का द्रव्यमान लिखा जाता है मास ऑफ अर्थ, M∗E से। और ये पृथ्वी की त्रिज्या है, रेडियस, इसको हम R∗E से व्यक्त करते हैं। पृथ्वी के घनत्व को रो से लिखा जाता है, डेंसिटी। तो देखो M इज द मास ऑफ अर्थ, RE इज द रेडियस ऑफ अर्थ, रो इज द डेंसिटी ऑफ अर्थ। ये हमारी पृथ्वी है जिसका केंद्र O द्रव्यमान M त्रिज्या RE है। मान ले रहे हैं इसके तल पर
एक तल मतलब सरफेस, यम द्रव्यमान की वस्तु रखी है, माना ऐसे देखो पृथ्वी, कोई बोलेगा नहीं, द्रव्यमान यमी, त्रिज्या RE, कोई डाउट? अंग्रेजी में लिख लोगे के तल पर यम द्रव्यमान की एक वस्तु रखी है। कोई दिक्कत? अब बेटा यहां पर कई वस्तु दिख रही हैं? दो, पृथ्वी और वस्तु, दोनों के बीच बल काम कर रहा होगा। न्यूटन के हिसाब से उसको हम निकाल सकते हैं G/m²/r² फार्मूले से। और एक चीज जानते हो कि इस वस्तु और इस पृथ्वी के बीच जो बल है वही तो वस्तु का भार भी है, और वो बल mg होता है ना। तो देखो वस्तु पर पृथ्वी का गुरुत्व बल, माने पृथ्वी जो बल लगा रही है वस्तु पर, यह बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, ये होगा कि नहीं? फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। तो मास से हम अब त्वरण पृथ्वी वाला। अब न्यूटन का बताए हैं, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम से इस F का मान क्या होना चाहिए? अभी भी पढ़े थे आप, G/m1 माने पृथ्वी द्रव्यमान, m2 बटे दूरी, दोनों किसके मान है? F, इसलिए बराबर होंगे। समीकरण 1 और 2 से बराबर होंगे कि नहीं? तो m इंटू G इक्वल G/m ईश्वर का नाम लेकर के m से m कट कर दो। You have the relation in between G as well as रिलेशन इन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। ओके, तो ये स्मॉल जी और कैपिटल जी में रिलेशन आ गया। किसी कोई डाउट? यहाँ पर एक चीज और नजर आ रही है आपको, क्या? ये जो जी है, यहाँ कैपिटल जी गुरुत्वाकर्षण का स्टैंड, और यमी पृथ्वी की द्रव्यमान। अब पृथ्वी फूलक पथ का थोड़ो है, वो कोई वजन फिक्स है ना। तो यहाँ एक मतलब ऊपर वाले दोनों कैंस्टाइट होते हैं, माने जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द, है ना। अब काहे r² करें? क्योंकि पृथ्वी की त्रिज्या अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होती है, तो इस वजह से गुरुत्वीय त्वरण जो है पृथ्वी की त्रिज्या पर डिपेंड करता है। जहां त्रिज्या कम होगी, RE कम होगी, वहां गुरुत्वीय त्वरण का मान ज्यादा, और जहां त्रिज्या ज्यादा होगी वहां कम होगा। बच्चों पृथ्वी का आकार देख रहे हो, ये जो पृथ्वी का आकार है, इस जगह ध्रुव होते हैं, पोल्स, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, और ये भूमध्य रेखा है, इक्वेटर लाइन था, और ये क्या है? पोल्स। तो देखो पोल्स पर त्रिज्या कम है, तो जब आप पोल्स पर होते हो तो वहां गुरुत्वीय त्वरण ज्यादा होता है। लेकिन जब आप जो है इस रेखा पर होते हो, भूमध्य रेखा पर, तो यहाँ त्रिज्या ज्यादा दिख रही है फिगर से। ड्यू टू ज्योग्राफिकल साइज ऑफ अर्थ, पृथ्वी के ज्यामितीय आकार से ये स्पष्ट है कि ध्रुव पर त्रिज्या कम होती है, इसलिए ध्रुव पर गुरुत्वीय त्वरण ज्यादा होता है। यहाँ गुरुत्वीय त्वरण लगभग 10 होता है, और भूमध्य रेखा पर त्रिज्या का मान ज्यादा है, इसलिए गुरुत्वीय त्वरण यहाँ कम होता है, 8 होता है। इधर क्लियर? तो ये बात पता लग गई, गुरुत्वीय त्वरण किस पर डिपेंड करता है? पृथ्वी की त्रिज्या पर। ध्रुवों पर गुरुत्वीय त्वरण ज्यादा और भूमध्य रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण कम। अभी हम लोग जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन पढ़ने जा रहे हैं कि अगर किसी वस्तु को पहाड़ पर ले जाया जाए तो गुरुत्वीय त्वरण के मान में क्या प्रभाव पड़ेगा, और अगर हम किसी वस्तु को नीचे जमीन के अंदर खान में ले जाएं तो गुरुत्वीय त्वरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा। उन्हें सब बता रही है कि अगर पहाड़ों पर वस्तु को ले जाते हैं तो गुरुत्वीय त्वरण वहां पर घट जाता है, और खानों में ले जाते हैं तो गुरुत्वीय त्वरण वहां भी घट जाता है। माने किसी वस्तु को चाहे हम पहाड़ पर ले जाएं और चाहे खानों में ले जाएं, प्रत्येक स्थानों पर गुरुत्वीय त्वरण के मान में कमी आती है। कैसे? अभी बता रहे हैं, ठीक है।
नंबर 2, पृथ्वी तल से कुछ ऊपर जाने पर जी के मान में परिवर्तन। ध्यान से देखिएगा जरा बच्चों, ये जैसा कि हम कल्पना कर रहे हैं अपनी धरती माता है, इसका केंद्र O है और ये इस जो है पृथ्वी तल की यहां से यहां तक त्रिज्या है और पृथ्वी का द्रव्यमान यमी है। यहां पर कोई एक वस्तु यम द्रव्यमान की है। जैसा भी लिखे थे बच्चों कि माना पृथ्वी, सभी लोग ध्यान दो, द्रव्यमान क्या था बच्चों, यम सफिक्स ए, त्रिज्या क्या थी, आर सफिक्स ई, के तल पर गुरुत्वीय त्वरण जी है। अभी थोड़ी देर पहले जी का मान आया था जी एम ई अपान, कोई डाउट बेटा, समझ में आया? अब बच्चों इस वस्तु को आपने कहा कि कुछ ऊपर ले जाए, जैसे यहां ले चले आए, कितना ऊपर ले चले गए पृथ्वी तल से, h ऊंचाई ऊपर। तो अब चित्र देखो, त्रिज्या यहां से यहां तक हो गई कि नहीं, माने वस्तु की केंद्र से दूरी क्या हो गई, ये यहां से यहां तक। अगर हम इसको आर ई डैश कहें तो इसकी वैल्यू फोटो के हिसाब से आर ई प्लस एच, यही ना बेटा? देख लो, वस्तु को पृथ्वी से एच ऊंचाई ऊपर ले गए, पहाड़ पर ले गए, एच मीटर ऊंचे, तो पृथ्वी के केंद्र से वस्तु तक की दूरी आर ई डैश कितना और दिख रही है, एच ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण, अगर जी डैश से लिखा जाए तो जी तो बदलेगा नहीं, पृथ्वी का वजन भी नहीं बदलेगा, दूरी यही बदल जाएगी, आर ई डैश का स्क्वायर। कोई डाउट नहीं है? दोनों भाग दे दे, जी अपान जी हमें हिमांशु पढ़ गया, जी अपान आर ई डैश, चूंकि सबरीन खान आर ई डैश का मान क्या था, देखा भाई, तो जी अपान जी डैश इक्वल, समझ में आ रहा है? इस ब्रैकेट में आर ई का मान ले कितना, आर ई बाहर आएगा तो आर ई स्क्वायर हो जाएगा, अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस एच अपान आर ई। तो जी अपान जी डैश इक्वल 1 प्लस एच अपान, एनी डाउट बेटा? अब एक दिमाग की बात है, आप सभी लोग लगा रहे हो तो बताएं, ये देखो बेटा, ये जी बटा जी डैश की वैल्यू 1 प्लस कुछ का होल स्क्वायर है, माने 1 से ज्यादा है कि ना, 1 प्लस लिखा हुआ ना, 1 से कुछ ज्यादा है कि ना। अब कोनो गिनती अगर 1 से बड़ी होता है
तो ओ का स्क्वायर तो और एक से बड़ा हो जात कि ना, एक से बड़ी गिनती कौन बताओ, 2 है, ओ का स्क्वायर का 4 और बड़ा हो जाएगा ना। तो सरगय गए इका जनी का आए हमका ना मालूम, लेकिन इतना जरूर दिमाग काम करता कि एक से बड़ा है, नहीं समझ में? इट इज ग्रेटर देन 1, hence it always will be greater than 1। इसका स्क्वायर तो और 1 से बड़ा हो जाएगा ना, तो हम लिख सकते g upon g dash is greater than 1। क्या है, क्या आया, 2 आया, 4 आया, 6 आया, 7 आया, सरके गए, ये ना मालूम, लेकिन एक से बड़ा ही पता है, समझ में है? एक क्रॉस मल्टीप्लाई कितना गुणा, g इज ग्रेटर देन, मतलब g बड़ा है, g डैश कम है। एक उल्टा लिखिए अगर हम, तो g डैश इज छोट फ्रॉम g, g डैश इज छोट फ्रॉम g। एक का मतलब देखा, g डैश का हुआ पहाड़वा पे गुरुत्वीय त्वरण छोटा है, जी का हुआ भुइयां त्वरण, भुइयां वाले त्वरण से, माने अब जो है गुरुत्वीय त्वरण कम हो गया, साबित हो गया ना। अतः स्पष्ट है कि गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी तल पर के त्वरण से कम हो गया। देखो जी डैश कम है जी से, जी डैश माने पहाड़ पर त्वरण, कम मतलब कम, नोट करो।